मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, ये आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2024 के लिए है। रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम होता है उसके लिए मैथ्स का सेट प्रैक्टिस बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। और ये बुक भी है प्लेटफॉर्म का, जिसमें टोटल 26 सेट है, जिसका सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। और ये वाला बुक जो है आपके पास होगा, तो ये बुक से हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि मिक्स करके देता है, तो इसकी वजह से वहाँ से हमें क्या करना पड़ता है, छाट छाट कर कॉपी करना होता है, फिर यहाँ पे आके पेस्ट करना होता है। तो आप नंबरिंग पे जाइएगा नहीं, सेट नंबर 1 देखिएगा, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन मैथ्स का पूछा है, लेकिन मिलाकर तो वहाँ से 2500 क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा। और हर एक सेट का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, जिसमें टोटल 26 सेट है और 2600 सेट का पर डे एक सेट का सॉल्यूशन देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला सवाल लिखा है, यदि 30 प्लस 180 डिवाइडेड 30 इंटू 6 माइनस इतना, जो भी लिखा हुआ है, जिसमें एन का वैल्यू पूछ रहा है। तो बहुत बेसिक सी सवाल है, इसमें तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। आपको पता है कि पहले डिवाइड का काम होगा, फिर मल्टीप्लाई का, फिर जोड़ घटाव का, इस तरह से। तो यहाँ लिखा हुआ है 30, तो हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं 30 प्लस, अगर 180 को 30 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ 6 आएगा, इंटू 6 माइनस 15 माइनस 6 16, और ये हो जाएगा 60/n। डिवाइड का काम पहले करेंगे, -15 बराबर 0। मुझे n चाहिए, तो 6 छक 36, और 36 में से 16 घटाइएगा तो 20, और 20 में से 15 घटाइएगा तो 5। अब 5 में 30 जोड़ दीजिएगा तो ये 35 हो जाएगा, और 35 में 15 घटाइएगा तो ये 20 हो जाएगा, और ये माइनस में 60/n है, उधर जाके प्लस में 60/n। अब ये कैलकुलेशन आपका कैसा है वो आप पे डिपेंड करता है। तो एन का वैल्यू जितना जल्दी आप निकाल सकते हैं 3, उतना अच्छा रहेगा। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कहता है किसी एक दिवसीय मैच में एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का जो औसत स्कोर है वो 32 है। यानी 11 खिलाड़ी मैच खेलते हैं, जिनका जो औसत स्कोर है वो 232 है। तो अगर 11 खिलाड़ी का औसत 232 और 32 है, तो टोटल कितना होगा 11 खिलाड़ी का? अगर मैं बात टोटल का करूं तो 11 दूना 22, और 11 तिया 33, और 2 मिला के 35, यानी 352 जो हो जाएगा टोटल स्कोर हो जाएगा। हाँ या नहीं? अगर ये टोटल स्कोर अगर 352 हमें पता चल गया, जिसमें 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन ये सब दिया हुआ है, तो कह रहा है 11वें खिलाड़ी ने कितना रन बनाया। तो आपको नहीं लगता है कि टोटल 11 खिलाड़ी के रन में से टोटल 10 खिलाड़ी के रन को अगर माइनस कर देंगे तो 11वां खिलाड़ी का रन स्कोर निकल जाएगा? हाँ या नहीं? इसको तो जोड़ना ही पड़ेगा। तो अगर मैं इसको जोड़ते चलूँ, एक एक दो दो 4 अच्छे 10, और एक 11, 11 और 3 14, और 2 16, 16 नु 25, 4 19, बाकी रहा 2, जोड़िए 5 एक 6, 6 अनु 15, 15 दू 17, 17 3 20, 3 23, 23 एक 24, 24 और 2 मिला देंगे तो कितना 26, यानी 269 आया जोड़कर। तो 352 में अगर 269 को माइनस कर दीजिएगा तो 11वें खिलाड़ी का रन निकल जाएगा। तो 12 में से 9 जाएगा तो 3, और यहाँ 14 में से 6 जाएगा तो 8। तो 83 हमको दिख गया, इसका मतलब हमको भी कैलकुलेशन आ गया। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं। कहता यदि एक प्राकृत संख्या को 2 3 4 से भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचता है। यानी 2 3 4 से अगर भाग देते हैं किसी नंबर को, तो हर हाल में एक शेष बचता है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? आप इसको करिए, बाई ऑप्शन ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए 2 3 4 से भाग देते हैं तो एक शेष बचता है, इसका मतलब अगर एक हम माइनस कर दें हर एक ऑप्शन को तो कटना चाहिए। हाँ या नहीं? यानी अगर एक कम कर देंगे तो इसको हम 108 समझ सकते हैं, इसको 104,
और ये लिखा हुआ 106 है और ये लिखा हुआ 104 है। अब सुनिए 104 और 102 है, तो ऑप्शन को एक कम कर दीजिए। मैंने एक क्यों कम किया, क्योंकि ये खुद बोल रहा है कि अगर उस नंबर को 2, 3, 4 में से कोई भी किसी से भी भाग दीजिएगा ना तो एक शेष बचना ही है। तो बेहतर है कि एक को घटा देंगे तो शेष नहीं बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो पहले तो देखिए कि 2 से कटना चाहिए। अब तो 2 से तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, सब कट रहा है। फिर 3 से कटना चाहिए, तो 3 से अगर देखें तो 8 1 9 ये भी कट रहा है, 4 1 5 ये नहीं कट रहा है तो ये नहीं होगा ऑप्शन, 6 1 7 नहीं कट रहा है तो नहीं होगा, और 2 1 3 ये भी कट रहा है। आगे देखिए कहता है 4 से भी कटना चाहिए, तो 4 से तो मात्र 108 कट रहा है, 102 तो कटेगा नहीं, तो आपका आंसर पहला वाला हो जाएगा यानी 109। बात समझे? तो बाई ऑप्शन करिए, बेस्ट रहेगा। जब भी ऐसा सवाल आता है तो जल्दी ऑप्शन से ही बनता है, ठीक है। अदरवाइज आप बनाना चाहते हैं तो 2 3 4 का एलसीएम लीजिए, तो 4 3 2 का एलसीएम 12, 12 को मल्टीपल करते जाइए करते जाइए करते जाइए और एक उसमें जोड़ दीजिएगा। क्यों? क्योंकि 12 के मल्टीपल में जो नंबर लाइएगा वो तो कटने वाला लाइएगा, लेकिन आपको एक शेष बचाना है, मतलब एक जोड़िएगा तब ना बचेगा। तो 12 के कर लीजिए, मतलब अब के का वैल्यू रखते जाइए। जैसे अगर हम 10 रखते हैं तो 120 है, एक 121 होता है, 9 रखते हैं तो 108 है, एक 9, यानी 109 एक ऐसा नंबर है जो 2 3 4 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा। तो के जगह यहाँ पर मैंने कितना रखा? 9 रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सवाल को करिए। लिखा हुआ है कि निम्नांकित लाइन ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का जवाब दीजिए। दिया गया लाइन ग्राफ 4 पार्क एबीसीडी आगंतुकों की संख्या को दर्शाता है। ये 4 पार्क है जिसमें आपको जो दिख रहा है ए बी सी डी, ये पार्क ए है जिसमें से 29 लोग जो है पार्क ए में आते हैं, अब पार्क बी में 27 लोग आते हैं, अब पार्क सी में 17 लोग आते हैं, अब पार्क डी में 24 लोग आते हैं। तो इस तरह से ये सिंपल रहता है, देख के डरना नहीं है। यदि पार्क ए और सी में आगंतुकों की कुल संख्या में से 50% महिलाएं हैं तो पार्क ए और सी में पुरुषों आगंतुकों की कुल संख्या कितनी है? पहले पार्क ए और पार्क सी है कहाँ? देखिए पार्क ए में कितना लोग आया है? 29। अब पार्क सी में कितना लोग आया है? 17। तो पार्क ए और सी को अगर हम टोटल सम करें तो 29 और 17 को अगर जोड़ेंगे मेरे मित्र तो 9 7 16 2 1 3 1 4 यानी टोटल 46 है। ए और सी में टोटल 46 लोग हैं, जिसमें बोला जा रहा है कि 50% यानी आधा आधी महिला है। तो अगर महिला को अगर देखा जाए तो 50% यानी 23, इसमें जो मेल होंगे वो भी तो 23 होंगे ना, क्योंकि जोड़कर टोटल कितना होना चाहिए? 46 होना चाहिए। तो कह रहा है पार्क ए और सी में पुरुष आगंतुकों की कुल संख्या कितनी है, यानी 23। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो बी ऑप्शन दिख रहा है। बहुत अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए ये सवाल को करिए, रेकरिंग वाले सवाल है, 0.27 पे रेकरिंग है, सिर्फ 7 पे रेकरिंग है, जिसको PYQ के फॉर्म में लिखना है। तो बताइए कैसे लिखिएगा। देखिए मैं कुछ बेसिक बात इसमें बता देता हूं, हालांकि आपको जानकारी भी होगा लेकिन मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि आपको जानकारी नहीं है। अगर ये मान लो पहला टाइप का क्वेश्चन होता है कि पॉइंट के बाद पूरे पर रेकरिंग है, तो रेकरिंग का मतलब होता है कि ये डिजिट बार बार लिखा जाएगा, ठीक है, और इसको PYQ के फॉर्म में लिखना है। तो 23/99 कर दीजिए, मतलब जितना डिजिट पे रेकरिंग है उतना नीचे 9। अगर 0.537 है, इतना पे रेकरिंग है, तो आपको करना क्या है? 537 और बटा में 3 डिजिट पे रेकरिंग है तो 3 9 लगा दीजिए। दूसरे टाइप का क्वेश्चन में क्या होगा कि पूरे पर रेकरिंग नहीं रहेगा, कुछ खास डिजिट पे रेकरिंग रहेगा, इस तरह से। तो आपको क्या करना है? 234 लिख देना है। जिस पे रेकरिंग नहीं रहेगा ना मेरे मित्र, उसको घटा दीजिए। जितना डिजिट पे रेकरिंग है उतना 9 नीचे लगाइए। पॉइंट के बाद का ही देखना है डिजिट, पॉइंट के पहले क्या है उससे मतलब नहीं है। तब मैंने देखा कि 2 पे रेकरिंग नहीं है, तो जिस पे रेकरिंग नहीं है मतलब एक डिजिट पे रेकरिंग नहीं है, तो इसके बदले एगो 0 यहाँ देना है, ठीक है। जैसे यही सवाल है, 0 पॉइंट लिखा हुआ है 27, ये 7 पे रेकरिंग है तो यहाँ 27 लिख दीजिए। इस पे रेकरिंग नहीं है तो इसको माइनस कर दीजिए। एक डिजिट पे रेकरिंग है तो एगो 9, और इस पे नहीं रेकरिंग है तो इसके बदले 0 दे दीजिए। तो 25/90 यानी 5/18, कौन सा ऑप्शन? तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। चलिए
निम्न आंकड़ों का बहुलक पूछ रहा है, क्या होगा? बहुलक का मतलब होता है जो ज्यादा बार आए। तो ज्यादा बार इसमें कौन दिख रहा है? दो कितना बार आया? 1 2 3 4 बार आया है। तो 2 की बारंबारता 4 आ जाएगा। जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगा वही बहुलक होगा। 6 कितना बार आया है? 1 2 3, 3 बार आया है, इसलिए 6 तो होगा नहीं। 5 भी मेरे ख्याल से एक ही बार आया है। 4 को भी देखा जाए, 4 भी ज्यादा बार नहीं आया है। 66 वगैरह तो होबे नहीं करेगा। सबसे ज्यादा बार हमको 2 दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार 2 आया है, इसलिए जो बहुलक होगा वो 2 हो जाएगा। आगे पढ़िए। समान धारिता वाले 15 पाइपों का उपयोग करके पानी की एक टंकी को 9 मिनट में भरा जा सकता है। यानी 15 पाइप 9 मिनट में भर सकता है। 15 पाइप कितना मिनट में? 9 मिनट में। तो पाइप और टाइम की जो बात है, जो ज्यादा पाइप लाएंगे तो कम से कम समय लगेगा। तो दोनों के बीच इन्वर्स वेरिएशन होने के कारण ये गुना होता है, ठीक है। आगे सेकेंड लाइन, उपरोक्त के समान धारिता वाले 20 पाइप, अगर 20 पाइप को ले आएंगे तो बताइए पानी की उस टंकी को कितना मिनट में भरेगा, ये आपसे पूछ रहा है। गुना मैंने क्यों किया आप सब जानते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस में आप हैं। 5 24 5 तिया 15, 27/4 का मतलब हो जाएगा 6.75। कह रहा है बताइए इसको सरल कीजिएगा तो क्या होगा। तो सरल कीजिए, बहुत सरल है। गुना कर दीजिए ना, तो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। नहीं, इसको गुना करिए, छोटा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 3x², 3 दूना 6x माइनस 5x² माइनस माइनस प्लस 15x प्लस 7। इसको अगर सोल्व करिएगा तो आ जाएगा -2x², 15 और 6 मिलकर के 21x और प्लस 7। अब -2x² प्लस 21x प्लस 7 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, सी। और कहीं है? नहीं। इसको देखिए, ये सिंपल गुना आपसे पूछा गया है, लेकिन कई बार गुना आपसे नहीं होगा। ये तो सिंपल गुना है, इसलिए आप कर दीजिएगा। तो मैं आपको वो तरीका बताऊंगा सीक्रेट, जिससे गुना आपको छूटेगा नहीं। जैसे इसमें 515 और 485 को गुना करना है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि 500 से 15 ज़्यादा दिख रहा है? आप बोलेंगे बिल्कुल ऐसा तो मुझे दिख रहा है। अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो आप मुझे ये बताइए कि इधर से चल क्यों नहीं रहा है। हाँ, तो मुझे दिख गया। और यहाँ पे देखिए 500 से 15 कम है। तो 500 से 15 ज़्यादा है, 500 से 15 कम है। एक बार जुटल है, एक बार घटल है। A+B इंटू A-B का फॉर्मूला होता है। पहला के स्क्वायर माइनस दूसरा के स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 पर 4 जीरो लगाएंगे और -225 करेंगे तो कौन सा आ जाएगा? 10 में से 5 घटेगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7 और 9 में से 2 जाएगा 775। लास्ट में यहाँ 024, इस तरह से 24,775 करके आएगा। तो 24,775 नहीं, 97,175 आएगा। यहाँ 9 बचेगा, ठीक है। एक हो गया होगा गुना करने में। तो एक तो ये तरीका है, इससे हम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं फिट होता तो क्या आप टाइम से गुना कर पाते? नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है? डिजिटल सम का इस्तेमाल करना है। डिजिट को सम करके छोटा करते जाइए। जैसे 5 5 10 1 11 है, 11 में 2 डिजिट है, 1 1, तो यहाँ पर 2 बचेगा। यहाँ देखिए 8 4 12 5 17, 17 में 7 है 1 8, 8 और 2 को गुना करिएगा 16, 16 में 6 और 1 7। अब 7 सब को जोड़िए, जिसमें 7 आ जाएगा वो हो जाएगा। जैसे 5 2 7 2 9 और 5 2 7, 7 तो इसमें भी आ रहा है। कई बार ऐसा होगा कि डिजिटल सम लगाइएगा तो 2 बार ऑप्शन मैच करेगा, अदरवाइज तो एक ही बार आता है। 8 2 10 2 12 5 17 में 7 1 8, ये तो वैसे भी नहीं होगा। 8 2 10 2 12 5 17 में 7 1 8, ये भी नहीं होगा। 4 2 6 6 और 9 15 7 22, 22 और 5 27 7 34, 4 3 7, ठीक तो है ना? बिल्कुल सही है। हाँ, तो ये होगा। 2 ऐसा ऑप्शन कभी कभी मैच करेगा, जैसे 5 2 7 2 9 2 11 5 16 में 6 1 7, यहाँ भी 7 आ रहा है। लेकिन 2 को तो कम से कम छठा है ना। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अब दोनों में से कोई को मारना रहेगा तब सोचिएगा। पढ़िए, इसको पढ़िए। करा दी x+3y+2 बराबर 0 है तो इसका वैल्यू कितना होगा? मैं एक फार्मूला आपको बताता हूँ। अगर a+b+c 0 होता है तो याद रखिए a³ + b³ + c³ -3abc का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है।
कब? जब ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा तब। या आप ऐसे कह सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू जो होता है वो 3abc होता है। ठीक है, अब इसको आप ए समझिए, इसको बी समझिए, इसको सी समझिए। तो ए प्लस बी प्लस सी 0 है, कि पहला का ही क्यूब किया है, दूसरा का क्यूब किया है, तीसरा का क्यूब किया है, अब -3abc किया है, तो गुना करिएगा तो वही आ जाएगा 18x/। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। अगला सवाल, किसी वर्गाकार भूखंड का परिमाप 35 मीटर और 15 मीटर की भुजाओं वाले आयताकार भूखंड के परिमाप के बराबर है। यानी वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगा। तो अगर वर्ग है तो वर्ग की अगर प्रत्येक भुजा को हम x मान लें तो इसका परिमाप कितना होगा मेरे मित्र? 4x। परिमाप का मतलब होता है सारे साइड का सम। आयत का लंबाई चौड़ाई डेल है, तो उसका परिमाप का फार्मूला होता है 2 × l + b, यानी 35 + 15। अब यहाँ से इसको सोल्व करिए, 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो 2x बराबर 35 15 50, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 25। ये सवाल का उत्तर है। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। यदि निम्न आंकड़ों का माध्य 22 है तो x का वैल्यू क्या होगा? माध्य अगर 22 बता रहा है ना, तो माध्य के लिए आप सब जानते हैं जो माध्य होता है वो सिग्मा fx/y सिग्मा f होता है, हाँ या नहीं? x निकालना पड़ेगा, x यानी वर्ग अंतराल के जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं। तो x था 10, 0 और 10 के बीच में कौन आएगा? 5। इसे x निकालिएगा तब 15, और जब पता चल गया तो 15 10 बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा कितना? 45। और माध्य दे रखा है 22। माध्य कितना दे रखा है? 22। और माध्य अगर मुझे निकालना है तो सिग्मा fx, पहले तो fx करना पड़ेगा, ये f है और ये x है, तो fx को गुना पहले करना पड़ेगा। तो 12 × 25 = 60, 16 × 2 = 24 यानी 240, 25 × 6 = 150, 35 को 7 से करिएगा, 7 × 5 = 35, बाकी 3 × 7 = 21 और 3 = 24, और ये हो जाएगा 45 से। तो सबको आप जब जोड़िएगा ना तो 240 और 60 300, 300 और 1 400, 450 तो यहाँ तक आ ही गया। अब 245 और जोड़िए, 5 4 9 4 2 6 69, 695 + 45x आएगा। तो सिग्मा fx का जो वैल्यू आएगा 695 प्लस कितना आएगा जी? 45x। अब बटे सिग्मा f वाले को जोड़िए, कई बार जोड़कर दे देता है लेकिन इसमें जोड़ा नहीं है। 16 12 28, 28 6 34 और 7 41 प्लस x। तो यहाँ से इसको 41 प्लस x कर लेना है, बराबर 22। कटता तो है नहीं, क्रॉस गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर गुना करिएगा ना तो x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 695 प्लस 45x बराबर 22 से करिए 22, बाकी 2 22 4 88 और 2 90 यानी 902 और प्लस 22x। 45 में 22 को घटाइए 23, तो 23x बराबर 902 में 695 घटाइए। 902 में अगर 695 को आप घटाते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 12 में से 5 जाएगा 7, और ये कितना बचा? 9, 9 में से 9 जाएगा 0 और 8 में 6 जाएगा 2, 207। 23 से 9 बार में कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आएगा? 9। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। 12 cm भुजा वाले घन का आयतन बताइए क्या होगा? घन जो होता है ना, जो घन होता है वो क्या होता है? उसका लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, घन देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसा घन होता है, ये लीजिए। हाँ, तो ये घन है। अगर मैं इस घन की बात करूं तो इस घन के बारे में बोला ये जा रहा है कि इसकी जो प्रत्येक भुजा की लंबाई है वो 12 है। हर भुजा की लंबाई कितना है? 12 है। अगर भुजा की लंबाई 12 है तो इसका आयतन क्या होगा? तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो 12 का क्यूब करिएगा तो 1728, ये आपको याद रखना है वैल्यू। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। आगे बढ़िए।
कह रहा ए बी सी डी के समांतर है। ए बी किसके समांतर है? ए बी जो है सी डी के समांतर है। आप एक बात बताइए, मैं एक लाइन बना दिया, ये देखो, और यहां से भी मैंने एक लाइन बना दी, और ये बोल रहा है कि मान लीजिए कि ए बी होगा और ये जो होगा ये सी डी होगा। तो ए बी किसके समांतर है? सी डी के समांतर है। एक तिर्यक रेखा पी क्यू, एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी और सी डी को क्रमशः ई और एफ पे काटता है। मान लीजिए कि तिर्यक रेखा रहा होगा पी क्यू, ठीक है। तिर्यक रेखा का नाम क्या है? इसका नाम दे दीजिए पी और इसका नाम दे दीजिए क्यू। तो ए बी को किस पे काटता है? ए बी को ई पे काटता है और सी डी को एफ पे काटता है। आगे देखिए क्या कहता है, पी ई बी 78 है। पी ई बी ये जो दे रखा है ये 78 डिग्री दे रखा है। ए बी और सी डी के बीच जी एक ऐसा बिंदु है कि बी ई जी 18 है। बी ई जी मतलब यहाँ पे मान लिया जाए जी रहा होगा, ठीक है, हाँ अब सही है। तो यहाँ पे जी रहा होगा, तो बी ई जी जो दे रखा है वो कितना डिग्री दे रखा है? 18 डिग्री दे रखा है। फिर कह रहा है जी एफ ई, जी एफ ई। अब जी एफ ई मैंने इसको भी ज्वाइन करने बोल रहा है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो जी एफ ई जो है वो कितना दे रखा है? जी एफ ई दे रखा है 30 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि ई जी एफ कितना होगा? ई जी एफ ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। वेरी सिंपल, देखिए 78 है 18 है, सीधा लाइन है तो 180 तो बनेगा ही बनेगा। तो 78 18 कितना होता है? 8 8 16 7 1 8 1 9 96। तो 180 में अगर 96 को माइनस कर दीजिएगा ना, 10 में 6 जाएगा 4 और 17 में से 9 जाएगा 8 यानी 84। तो ये वाला जो एंगल आएगा 84 आ जाएगा। आप इस ट्रायंगल को अगर गौर से देखिएगा तो ये ट्रायंगल में आपको 3 एंगल दिख रहा है, एक 84 एक 30। तो तीनों एंगल का सम तो 180 होता है, जिसमें 84 30 को जोड़ेंगे तो 4 और 8 3 11 यानी 114 आ गया। 180 में अगर 114 घटा दीजिएगा तो क्या ये जी वाला एंगल ही निकल जाएगा? बिल्कुल। 10 में से 4 जाएगा 6, 7 में से 1 गया 6 यानी 66 डिग्री। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़िए। सोहन और रोहन मिलकर एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। सोहन और रोहन दोनों अगर एक साथ काम करता है तो ये काम को 18 दिन में कर सकता है। कितना दिन में कर सकता है? 18 दिन में कर सकता है। यदि सोहन अकेला काम करे तो 27 दिन इसको लग जाएगा। तो काम कुछ ऐसा मानिए, काम कुछ ऐसा मानिए जो 18 और 27 के टेबल में आ जाए। 27 दूना 54, 54 यूनिट मानिए। मतलब 18 दिन में 54 यूनिट, तो एक दिन में 18 तो 54 यानी 3 यूनिट और यहाँ 2 यूनिट। तो यहाँ से रोहन का निकाल सकते हैं। सोहन और रोहन मिला के 3 यूनिट है, जिसमें सोहन अकेले है 2 यूनिट, तो ये कितना होगा? 1 यूनिट। अब कहता है कि रोहन अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा? तो काम टोटल है कितना? 54 यूनिट। करना किसको है? रोहन को। और उसका कहना हम एक दिन में 1 ही यूनिट करेंगे। 54 यूनिट करने में कितना दिन लग जाएगा? 54 दिन लग जाएगा। ये सवाल का उत्तर है। हाँ जी, इसको देख लीजिए, आगे बढ़िए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ था। यदि मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए तो बी के पक्ष में कितना परसेंट डाला गया? मतलब कितना डाला गया? सिंपल सवाल है। 100 का मतदान हुआ होगा, मान लीजिए कि टोटल 100 लोग होगा। आप कहेंगे बिल्कुल, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन वोटिंग हुआ कितना? मात्र 70। 100 में मात्र 70 लोग ही वोट डाल पाए। यदि ए के पक्ष में, यदि मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में गया तो इसका 60% जब निकालिएगा तो 70 का 60% 42 होता है। तो ए के पास ए के खाते में 42 गया तो इसका 40% बी के खाते में गया होगा यानी 28। हाँ,
तो कहता यह है कि बी को कितना मत प्राप्त हुआ था, बी को मात्र 28 यूनिट मिला है, और 90,000 जो है ये क्या है वो आप मुझे बताइए। ये 90,000 पूरे 100 यूनिट का वैल्यू है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 100 से डिवाइड, बी के खाते में कितना गया, तो 28 यूनिट गया, तो 28 से यहां से गुना, 28 को 9 से करिएगा तो 252 आएगा, इस पे 2 जीरो लग जाएगा, यानी 25,200 ये सवाल का उत्तर है। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। कहता है अगर रेशियो इतना है तो इसका वैल्यू कितना होगा। रेशियो है तो इसको फिक्स पहले करिए। कॉमन दोनों में क्या दिख रहा है, बी, तो यहाँ बी का वैल्यू 6 दिख रहा है और यहाँ बी का वैल्यू 6 दिख रहा है, यहाँ ऑलरेडी सेम है, सेम करने की भी जरूरत नहीं है। अब चाहिए आपको ए प्लस बी, तो ए बी को जोड़िएगा तो 6 और 5 मिलकर 11 हो जाएगा। बी सी को जोड़िए तो बी का वैल्यू 6 और सी का वैल्यू 7, 7 6 13 और 11 13 तो और है नहीं कहीं, यही है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं, पढ़िए इसको। बोला जा रहा है कि तालिका में विभिन्न प्रकार के कारों के उत्पादन को हजार में दर्शाया गया है, मतलब वर्ष है, कार है। 2012 में जो ए कार है उसका जो उत्पादन हुआ है टोटल 30,000 हुआ है, बी प्रकार के जो कार है उसका 42,000 हुआ है, मैंने इस तरह से डेटा दिया हुआ है। अब इसको पढ़िए। तब वर्ष 2014 में ए, तब वर्ष 2014 में अगर ए के पास आइएगा तो कितना दिख रहा है, 18 48। तब वर्ष 2014 में ए और 2013 में सी आ जाइए, तो 2013 में सी आइएगा तो ये आ जाएगा 36। कुल उत्पादन कितना हो जाएगा, कुल उत्पादन जिसको घेरे उसको जोड़िए, 48 और 36 को अगर जोड़िएगा तो कुल उत्पादन हो जाएगा 8 6 14 4 3 7 1 8, यानी 84,000। तथा 2016 में बी आ जाइए, तो 2016 वर्ष में देखिए बी प्रकार के जो कार है वो 56,000 का उत्पादन किया है। उसके बाद 2015 में ई आ जाइए, तो 2015 में जब ई के पास आइएगा तो ये 35 दिख रहा है। अगर ये दोनों को जोड़िएगा तो कुल कितना उत्पादन होगा, 6 5 11 5 3 8 1 9, यानी 91। तो कह रहा है दोनों का रेशियो बताइए क्या होगा, तो 84 और 91 का रेशियो करिए। 7 से 12 बार में, 7 से 13 बार में, रेशियो 12 और 13 का आएगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले सवाल में बढ़िए। कह रहा है 2 + tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा बटे इसका वैल्यू कितना होगा। इसको आप चाहें तो सोल्व भी कर सकते हैं, आप चाहें तो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है वैल्यू पुट करने में दो ऑप्शन मैच करता है, तो जब दो ऑप्शन मैच करे तब वैल्यू को चेंज कर लीजिए, लेकिन वैल्यू पुट ही करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको टाइम का महत्व है ना। तो वैल्यू पुट कर देता हूँ, सबसे अच्छा जल्दी फास्ट 45 पर दो ऑप्शन ही ना मैच करेगा, हाँ ये मैच कर सकता है। अगर ये दोनों में आएगा तो फिर चक्कर आ जाएगा, तो पहले 45 रख के देखता हूँ। तो 2 + tan 45 1, cot 45 1, sec 45 √2, cosec 45 √2, यानी 4/2 यानी 2। अब 2 किस में आएगा, तो tan 45 का वैल्यू तो 2 होता नहीं है, cot 45 तो 2 होता नहीं है, ये 1/√2, अब 1/√2 करिएगा तो ये तो 1/2 आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। तो सिंपल ऑप्शन था, सिंपल तरीका से बना लिए, लेकिन हो सकता था कि अगर ऑप्शन ये वाला मैच कर जाता तब आप क्या करते। तो सबसे बेस्ट जो तरीका होता है ना, एक ट्रिपलेट याद रखिएगा 3 4 5 का, ये आपको कभी मिस्टेक नहीं होने देगा। पीबीएच कर लीजिएगा, पी के जगह 3, बी के जगह 4, एच के जगह 5। आप चाहें तो इसमें वैल्यू रखिए, दो आंसर इसमें आएगा, ऑप्शन को चेक करिएगा कि कौन सा ऑप्शन में वो आंसर आ रहा है वो सही होगा। ठीक है, अगला सवाल में कह रहा है बताइए x की पावर 4 + x की पावर -4 का जो वैल्यू 194 है उसका वैल्यू कितना होगा। देखो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का वैल्यू 194 है। तब पावर को अगर नीचे लाना है, यानी 4 पावर से 2 पावर के पास आना है, अब प्लस में ही लाना है, प्लस से, तो आपको 2 जोड़ के स्क्वायर रूट करना है। मैंने क्या बोला, 2 जोड़ कर स्क्वायर रूट करना है, ये नहीं देखना है कि स्क्वायर रूट निकल रहा है, इसीलिए सही तरीका पढ़िए। 196 का 14 होगा, फिर प्लस में ही अगर हमको आना है तो फिर से इसको 2 जोड़ के स्क्वायर रूट करेंगे, यानी 16 का कितना हो जाएगा, 4।
लेकिन अगर माइनस में आना रहेगा ना मेरे मित्र, यहां से अगर माइनस में बैक लेना रहेगा तो फिर 2 घटा के स्क्वायर रूट करिएगा। तो 14 में से 2 घटाइए, यानी 12 चरतिया 12 यानी 2√3। अब आप इसको सोल्व करिए, आपको चाहिए एक्स का वैल्यू वहां से, ये तो जोड़िएगा तो कट जाएगा। 2x बराबर, अगर इसको जोड़िएगा तो 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 2 + √3, 2 कट जाएगा, यानी x का वैल्यू 2 + √3 आया। अगर x का वैल्यू अगर 2 + √3 आया तो इसमें x की जगह 2 + √3 रखिए, अब -2 इसका होल स्क्वायर, 2 कट जाएगा, √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3। यही है सवाल का सही जवाब। बहुत सुंदर, आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आ रहा होगा, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब आगे बढ़ते रहिए। 12% वार्षिक त्रैमासिक रूप से देय ब्याज के समतुल्य प्रभावी वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। ये त्रैमासिक है और वार्षिक में आपसे पूछा जा रहा है, सुनिएगा ध्यान से। 12% वार्षिक है, अगर इसको त्रैमासिक में काउंट करिएगा तो 12% एक साल का है, एक साल में 12 महीने होता है, तो 12 माह का अगर 12% है तो एक माह का 1%, यानी 3 माह का अगर हम ब्याज आपसे जानना चाहें तो 3% होगा। यानी त्रैमासिक के रूप में हर 3 महीना पर 3% देना पड़ेगा। लेकिन हर 3 महीना में जब देना पड़ेगा तो टाइम जो है एक साल में कै गो 3 महीना बनेगा, 4 3 महीना बन जाएगा, यानी टाइम जो होगा वो 4 3 मंथ्स हो जाएगा, 4 3 मंथ्स हो जाएगा। मतलब आप ये समझिए कि रेट है 3% और टाइम है 4 साल, और मुझे इंटरेस्ट निकालना है। तो कह रहा है कि इसका इंटरेस्ट क्या होगा। पहली तो बात यह है कि इसको आप छोड़ के भाग आइएगा एग्जाम में, क्योंकि ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। क्योंकि 4 बार ये 3% को जब आप बढ़ाइएगा, आप कोई भी नियम लगाइएगा तो दिक्कत होगा। लेकिन आप क्या करिए, अगर x% बढ़े, कभी y% बढ़े, तो इसका फॉर्मूला होता है ना x + y + x गुना y/100, इसके मदद से बनाइएगा तभी फास्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 3% को पहले हम 2 साल के लिए बढ़ाते हैं, ये क्या हो जाएगा 3 + 3 + 3 गुना 3/100। तो 2 साल के लिए जो ब्याज बनेगा 336.09%। लेकिन हमें तो 4 साल के लिए चाहिए। अगर फिर इसको 2 बार हम यूज करके बना दें तो 4 साल के लिए नहीं होगा। तो 3 को आपने यूज किया, 2 बार 3% बढ़ाया, तो 2 साल के लिए इंटरेस्ट निकल गया। लेकिन इतना को अगर फिर से हम 2 बार बढ़ा देंगे तो फिर से मेरा 2 साल का निकल जाएगा, यानी पूरे 4 साल का निकल जाएगा। तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, 6.09 अब प्लस 6.09 इंटू 6.09, अब बटा हो जाएगा 100, इतना % ब्याज होगा। अब 6 6 12, 9 9 18, अब इतना कैलकुलेशन मत करिए, 0.09 को फिलहाल छोड़ सकते हैं, तो 6 6 36, 36 से हल्का सा ज्यादा आने लगभग 37, या 36 37 नहीं चला जाएगा, 36 पॉइंट ही समथिंग होगा, 36 पॉइंट ही समथिंग होगा। यानी मैं यहां से अगर बोलूं तो 36 नहीं जी, 0.36, ठीक है 0.36, यही 36 37 पैसा होगा। तो 36 पैसा और 18 पैसा 54 पैसा, यानी 12 रुपये 54 पैसा, आई 12 रुपये 55 पैसा हमको दिख रहा है। तो 20 ये होगा ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये टेक्निक अपनाइएगा ना, तभी आप एग्जाम में कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। एक व्यक्ति ने 120 किलोमीटर की यात्रा स्टीमर से, 450 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से, 60 किलोमीटर की यात्रा घोड़े से तय किया। इस पूरी यात्रा में 13 घंटे 30 मिनट का उसको वक्त लगा। यदि रेलगाड़ी की चाल घोड़े की चाल की 3 गुना है और स्टीमर की चाल का 1.5 गुना है, तो स्टीमर की चाल क्या है। देखिए इसमें कौन कौन है। एक तो रेलगाड़ी हमको समझ में आया, रेलगाड़ी समझ में आया, उसके बाद क्या लिखा हुआ है जब तक आप इसको पढ़िए। स्टीमर है, घोड़ा है, घोड़ा समझ में आया और स्टीमर समझ में आया। अब सुनिए क्या ये रहा है, सबसे नीचे वाली लाइन को पढ़िए। रेलगाड़ी की चाल घोड़े से 3 गुना है, तो घोड़ा का 3 गुना, मतलब साफ है कि अगर 1 रहेगा तो ये 3 होगा। और स्टीमर का 1.5 है, तो स्टीमर को अगर 2 बनाइएगा तो 2 दौड़े 3 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये स्पीड का रेशियो आ गया, इसको मैंने फिक्स कर दिया।
ताकि आप टेंशन फ्री रहो। अब सुनिए, औसत चाल दे रखा है कितना, औसत चाल जो टाइम लगा है वो 13.5 घंटे लगा है, और आपसे पूछ रहा है कि स्टीमर की चाल क्या है। तो आप मुझे एक बात बताइए, एवरेज स्पीड का क्या होता है फार्मूला? एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है कुल दूरी। तो कुल दूरी कितना हो गया? 120, 450 और कितना? 120, 450 और 60 कुल दूरी बटे कुल लगा समय। समय कैसे निकालिएगा? तो समय होता है दूरी बटे चाल, यानी 60 किलोमीटर। 120 किलोमीटर को कैसे गया है? रेलगाड़ी से, नहीं स्टीमर से गया है। 120 किलोमीटर को स्टीमर से गया है। तो जब स्टीमर से गया है, देखिए आप बिना एक्स के भी कर सकते हैं, लेकिन एक लाइन का चीज है, आपको ज्यादा समझ में आएगा इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया। तो कह रहा है 120 किलोमीटर स्टीमर से गया है, और स्टीमर की चाल कितना है? समय कितना लगा? चाल कितना है? 2x। तो समय कितना हो जाएगा स्टीमर का? तो 120 बटा 2x। उसके बाद 450 किलोमीटर किससे गया है? रेलगाड़ी से, और रेलगाड़ी का स्पीड कितना है? 3x। तो 450 को 3x से डिवाइड करिए। उसके बाद 60 किलोमीटर गया है घोड़ा से, और घोड़ा का स्पीड है x, यानी 60 बटा x। कुल दूरी बटे कुल लगा समय, यानी औसत चाल। हाँ या नहीं? ये क्या निकल गया? औसत चाल। अब यहां पे बोल रहा था कि पूरी यात्रा में उसे 13.5 घंटे का समय लगा है। आप बताइए, 13.5 घंटे का समय लगा है, तो दूरी बटे, हमको तो चाल ही ना करना था जी, तो लिख दिया मैंने दूरी या बटे चाल, यानी मैंने यहाँ समय लिख दिया। खैर कोई बात नहीं, यहाँ से भी आप समय निकाल लीजिए, उससे भी वही बात आएगा। एक्स का वैल्यू तो इससे भी आ जाएगा। चलिए मैं लिखिए दिया तो कोई बात नहीं। 3 से आ जाएगा 150 बार में, तो ये कितना आ जाएगा? मैं टाइम जो लिख रहा हूँ याद रखिएगा, 60 बटे एक्स, और प्लस हो जाएगा 150 बटे एक्स, और प्लस कितना? 60 बटे एक्स। ये टोटल क्या है? ये टोटल क्या दिख रहा है? ये तो आपको दिख रहा है समय ना, और समय लगा है 13.5 घंटे, यानी 27 बटे 2। अगर आप ऊपर वाले सबको जोड़िएगा तो 60 60 120, यानी 15 12 27, यानी 270 बटे एक्स बराबर 27 बटे 2। आप यहाँ से भी एक्स का वैल्यू बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, यानी एक्स का वैल्यू 20 निकल गया। अगर एक्स का वैल्यू 20 निकल गया है, तो आपसे पूछ क्या रहा है? स्टीमर की चाल बताइए। तो स्टीमर की चाल कितना माने थे? 2x, और x का वैल्यू 20 आया, यानी 20 दूना 40 हो जाएगा। नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। मतलब मैं इसको बेकार पढ़ा, यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, समझे? तो आपको क्या करना था? टोटल टाइम दे रखा था, तो टोटल टाइम मैंने बना लिया। दूसरी बात है कि इसको बिना एक्स माने भी कर सकते थे, एक्स की कोई जरूरत नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक्स माना। अदरवाइज आप यहाँ से भी कर सकते थे, टोटल टाइम निकाल देते, एवरेज स्पीड वहां से भी निकाल सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम खराब हो गया। रोहित अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, यानी क्रय मूल्य अगर उसका 100 रुपया होगा, तो जो अंकित करता है ना वो 30 ज्यादा, यानी 130। उसके बाद कहता है 13.5% का छूट भी देता है। इसका 13.5% आप निकालिए, 13.5%। 130 का अगर आप 27/2% निकालिएगा, परसेंट का मतलब बटा में 100 लगा दीजिए, तो कितना आ जाएगा जी? 1391, बाकी 9, 13 दूना 26 और 9 35 बटा 20 को 5 से गुना कर दीजिए, है ना? ये हो जाएगा 5 और 35 पचे 175, 17.55। तो 17.55 इसमें माइनस करिए। तो 17.55 जब माइनस करिएगा तो एसपी कितना बनेगा? 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 7 जाएगा 2, और ये 12 में से कितना जाएगा? 1, तो 11 आ जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। अब ये कहता है यदि वस्तु को 1012 रुपये 50 पैसे में बेचा है, 5 पैसे में, और यहाँ विक्रय मूल्य कितना यूनिट है? 112.45। निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य, यानी 100 से गुना।
अब आप गौर से सुनिएगा, पॉइंट से पॉइंट को आप पहले क्या करिए, खत्म करिए। अगर पॉइंट को पॉइंट से आप खत्म कर देते हैं तो आप देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यहां अगर आप मोटा मोटी 10 बार पढ़ते हैं तो 11,000 समथिंग, ये तो 10 के पास है, तो 10 से हल्का सा कम, यानी 5 का टेबल पढ़िए और लास्ट में 5 आवे, वो है 9, यानी 9 बार में पूरा कटेगा, यानी जो क्रैमुल होगा वो कितना हो जाएगा, 900। आगे बढ़िए, मान ले कि 500 और 800 के बीच 12, 16, 18 से विभाज्य संख्याओं का योग x है, तो x के अंकों का योग बताइए। यानी आपको चुनना क्या है कि 500 और 800 के बीच 12, 16, 18 से कटे वाला नंबर कौन कौन है। तब 12, 16, 18 का एलसीएम बन जाएगा 144, यानी सबसे बड़ा 18, 18 का टेबल पढ़ते रहिए जो 12 और 16 से कट जाए। अब 144 जो है 500 और 800 के बीच नहीं है, मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो 500 और 800 के बीच में पहुंचे और इससे कटे भी। इसके मल्टीपल में जो भी अब जाएगा एलसीएम के मल्टीपल में वो तो कटने वाला ही जाएगा। अगर 144 को अगर हम 150 माने, 4 बार में 600, मेरे ख्याल से 4 बार में पहुंच जाना चाहिए। 4 चौ 16 और 14 चौ 56 है 157, हाँ बिल्कुल। 144 को अगर 5 बार पढ़िएगा ना तो आ जाएगा 720, लेकिन 6 बार पढ़िएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। यानी यही दो नंबर बन रहा है, ये दोनों नंबर जो बन रहा है तो वही बोल रहा है विभाज्य संख्याओं का योग x है। और यहाँ पे देखिए संख्याओं का योग कितना बन रहा है, 6, 7 2 9 और 7 5 12, यानी 1296 बन रहा है और वो x के बराबर है। तो कह रहा है जो नंबर बना है ना इसमें जो अंक है उसका योग बताइए क्या होगा। यानी साफ से इसमें ऑप्शन से नहीं कर सकते हैं, सोल्व करिएगा। तो 9 2 11 1 12 6 18, यानी कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा। आज का आखिरी सवाल लास्ट में देखिए क्या लिख रहा है, 10 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1045 है, इन संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। तो 10 अगर लगातार संख्या आप चुन रहे हैं, मतलब एगो x, तो दूसरा x+1, तीसरा x+2, तीसरा में x+2, तो इसी तरह से 10वां जो होगा वो x+9 होगा, क्योंकि जब आप तीसरा बोले थे तो 2 जोड़े थे, दूसरा में बोले थे तो 1 जोड़े थे, तो 10वां में आप 9वें न जोड़िएगा। तो ये सबका जो योग है ना वो 1045 है। अब x सब जब सबको जोड़िएगा तो 10 नंबर यानी 10x बनेगा, और 1 से लेकर 9 तक जोड़िए, तो 1 से 9 तक जोड़ने का ट्रिक होता है ना, 9 गुना 10/2, यानी n × n+1/2। यहाँ से आप x का वैल्यू बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। 9 × 5 = 45 घट जाएगा, यानी 1000 को 10 से भागा दीजिएगा तो 100 आ जाएगा। यानी जो नंबर स्टार्ट हुआ होगा वो 100 से स्टार्ट हुआ होगा, मतलब वो नंबर कौन कौन होगा, 100, 101, 102, 103, इस तरह से बढ़ते गया होगा और लास्ट में x+9 गया होगा, यानी 109 तक गया होगा। अब इसमें आपको चुनना है कि अभाज्य संख्या कौन कौन है। अभाज्य संख्याओं का योग, इसमें तो एगो हमको 101 दिख रहा है, 102 तो अभाज्य होगा नहीं, 103 होगा, 104 तो होगा नहीं, 105 भी नहीं होगा, 106 भी नहीं होगा, 107 हो जाएगा अभाज्य, हाँ 108 नहीं होगा, 109, पता नहीं 109 अभाज्य है कि नहीं, 109 तो के टेबल में भी अभाज्य होना चाहिए। तो 9 7 16, 16 3 19 1 20, बाकी 2 और 10 चौके 40 2 40, 420, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा आया होगा, आप समझे होंगे, महसूस किए होंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, यानी सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन के साथ। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और भी अगर कुछ सुझाव है कि थोड़ा सा और फास्ट चलिए, ये चलिए वो चलिए, वो भी आप बता सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।